जय हिंद। हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा चैप्टर है ये। क्लास 8 SCERT यूपी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। हमने इसके पहले में भारत में किस तरीके से अंग्रेजी कंपनियां आई या विभिन्न देशों से कंपनियां आई, उसमें अंग्रेजों ने कैसे अपने आप को स्थापित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की। अब उसके बाद उसकी स्थापना हो चुकी है, अच्छे से भारत में वह काम करने लगी है। अब उसका विस्तार कैसे होता है, हाउ दैट गेट्स एक्सपेंडेड, दैट इज टू बी स्टडीड। अब देखिए, जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में मैसूर, हैदराबाद, मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। वो कहाँ थे? व्यस्त थे। किसमें व्यस्त थे? आपसी युद्ध में। कौन कौन व्यस्त थे? मैसूर, हैदराबाद और मराठा, ये तीनों लोग आपस में व्यस्त थे। देश के शासक प्रायः अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते हुए अंग्रेजों की शरण में चले जाते, जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व रियासत ले लेते थे, या कुछ रियायतें ले लेते थे, कंसेशन ले लेते थे। रियासत और रियायत दोनों लिया करते थे। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। वो लोग उनके हाथों की कठपुतली बन गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में, मतलब 1764 ईस्वी से लेके 1856 के बीच में, 1764 से लेके 1856 मतलब 90 साल। इस 90 साल में क्या हुआ? 90 साल 1764 कैसे? 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कहाँ का युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध, जो मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था इनकी सेना को। अब देखिए, 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच में 90 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे कंपनी। कौन राज्य करने लगी? अंग्रेजी कंपनी। सोचिए और बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी। देखिए, अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे वेलेस्ली की संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना तथा युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, वह फूट डालो व राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया गया। देखिए, कौन कौन से नीति अपनाई उन लोगों ने। सहायक संधि की नीति अपनाई, जो कि वेलेस्ली द्वारा अपनाई गई थी। डलहौजी द्वारा विलय की नीति अपनाई गई। विलय मतलब आपस में विलय करा लेते थे अपने राज्य में। कुशासन का आरोप लगा देते थे। कुशासन का आरोप लगाने के बाद वो लोग वहाँ पर कुशासन का आरोप लगा करके उसके राज्य को हड़प लिया करते थे। युद्ध में पराजित करके उनसे लाखों रुपए ले लेते थे। डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अब हम लोग मैसूर की कहानी पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना एकाधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुधा, सेवा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। कौन कौन से? बिदनूर, सुधा, सेवदा, कन्नड़, मालाबार, इन इलाकों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। और समुद्र तट तक विस्तार होने का मतलब है कि व्यापार। अब इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। अब अंग्रेज इससे सजग होने लगे। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था बच्चों। अतः 1768 से लेकर के 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर और अंग्रेजों में 4 युद्ध लड़े गए। कितने लड़े गए? 4 युद्ध। देखिए भारत के मिट्टी का पराक्रम कैसे अंग्रेजी सेना 4 युद्धों में झेलती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध,
जो कि 1767 से 1769 के बीच में, 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। इसमें हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों, कर्नाटक के नवाब, तीन निजाम, हैदराबाद का निजाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब, तीनों को अपने में शामिल कर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। देखिए, मराठों को उसने पैसे दे दिए, ठीक है, किसको पैसे दिए? मराठों को। और जो हैदराबाद का निजाम था उसको बोला कि तुम्हें थोड़ा सा प्रदेश दे देंगे, थोड़ा सा क्षेत्र दे देंगे, उसका प्रलोभन दे दिया और अपने में मिला लिया। इसके पश्चात कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया, चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मैप है 18वीं शताब्दी का भारत का, कश्मीर से लेकर के पूरा कन्याकुमारी तक, और इधर से काबुल, कंधार, ईसंत, ये सब अपना था। बंगाल, ढाका, असम, वाह वाह, सब अपना देश है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच में लड़ा गया, 1780 टू 1784। 1769 में मद्रास की संधि हुई, उसके 11 साल बाद फिर पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखिए 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली व एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। अब देखिए, पिछली बार अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब को मिलाया था। अब की क्या कर रहे हैं हैदर अली जी? हैदराबाद के निजाम और मराठों को मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर युद्ध लड़ रहे हैं। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब अंग्रेजों की तरफ से कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर आरकॉट को जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। इन्होंने हैदर अली ने निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके साथ और जो मराठों के सेनापति थे उनके साथ मिलकर के अपना एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। उस मोर्चे में से निजाम को और मराठों को उन्होंने अलग कर लिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हो गया। अब देखिए पराजित हुआ, क्या हुआ फिर? 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। मतलब 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि की। दोनों ने एक दूसरे को जीते हुए प्रांत लौटा दिए। अब 1784 में दूसरी संधि हुई, कहाँ पे हुई? मैंगलोर में। पहली संधि हुई थी 1769 में। 1769 की संधि कहाँ हुई थी? मद्रास में। अब दूसरी संधि कहाँ हो रही है? मंगलौर में। अब मंगलौर की संधि कब हो रही है? 1784 में। ठीक है बच्चों, अब तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तृतीय युद्ध, पहला युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक। 84 में फिर जब संधि हो गई तब बंद हुआ। अब तृतीय युद्ध 1790 से लेकर 6 साल बाद फिर स्टार्ट हो जा रहा है और 1792 तक ही चलेगा, 2 साल। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू को चीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर और
अंग्रेजी सेना वेल्लोर और अंबूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, जिससे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अब देखिए, अंग्रेजी सेना वेल्लोर अंबूर से होते हुए बंगलौर पहुंच गई, जो कि आज कर्नाटक की राजधानी है, और 1791 ईस्वी में उसे जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। अब श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। अब देखिए, 1792 में फिर संधि हुई। कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई। पहली संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? ये मद्रास में हुई थी। अब दूसरा कहाँ हुआ संधि? 1784 में हुई थी दूसरी संधि। पहली संधि, दूसरी संधि 1784 में। 1784 में संधि हुई। कहाँ हुई? ये हुई थी मंगलौर में। कहाँ पे हुई थी? मंगलौर में। तीसरी संधि कहाँ हुई? 1792 में श्रीरंगपट्टनम में हुई। अब इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिल गया। अंग्रेजों को क्या मिला? बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार। टीपू को 3 करोड़ रुपए भी क्षतिपूर्ति के रूप में भी देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने पड़े। युद्ध के इस दौर में टीपू को बहुत क्षति हुई। इसमें सबसे ज्यादा क्षति किसे हुई बच्चों? टीपू भैया को। वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से बचा पाया, लेकिन बचा लिया था। उसके बावजूद देखिए, अब चौथी बार, अब धीरे धीरे पूरा खोखला कर दिए हैं अंग्रेज। अब चौथी बार लड़ेंगे। अंग्रेज भारत के किसी भी बड़े अच्छे राजा को या बड़े अच्छे राज्य को, संपन्न राज्य को पहली बार में नहीं हरा पाए हैं। ये बात नोट कर लीजिए, जीवन में काम आएगा। हमेशा दूसरी, तीसरी, चौथी लड़ाई में हराए हैं। पहली लड़ाई वो हार के केवल नाप लिए हैं कि कितना ये लड़ सकता है, मेजरमेंट। अब देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध में 1799 में युद्ध होता है। अब पहला युद्ध हुआ था 1768 से 69 तक चला, 67 से 69 तक चला था। दूसरा चला था 1780 से 84 तक। तीसरा 1790 से 92 तक। अब चौथा चल रहा है 1799 में। 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेजली आया। भारत में 1798 में कौन आया बच्चों? लॉर्ड वेलेजली आया। कौन आया? 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेजली आया। अब वेलेजली के आने से क्या हुआ? जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। ये कैसा गवर्नर जनरल था? साम्राज्यवादी, मतलब अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाना चाहता था। लॉर्ड वेलेजली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उसकी यह योजना क्या कहलाई? सहायक संधि। अभी जैसा हमने पढ़ा था, सहायक संधि किसकी योजना थी? लॉर्ड वेलेजली की थी। वेलेजली की सहायक संधि की योजना थी। 1798 में ये भारत आया था। सहायक संधि के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें घटती थी। सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाओं। उसके बदले वे अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। ठीक है, अंग्रेज की एक टुकड़ी आप अपने पास रखोगे, वो आपकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। उसके बदले में आपको इनको पेमेंट, इनको सैलरी देनी पड़ेगी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था, और इतना खर्चा ये बता देते थे कि खर्च हो ही नहीं पाता था, तो फिर राजा को अपना राज्य देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा साथ संधि करने का अधिकार नहीं था। कंपनी से पूछ के सारी बात करेंगे वो। उन्होंने अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट बना रखा था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। किस पे कर लिया कब्जा?
मैसूर पे, तंजौर पे, सूरत पे, कर्नाटक पे, हैदराबाद पे। देखिए, वेलेजली ने यह निश्चित किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए टीपू सुल्तान पर वह यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। दरअसल मतलब टीपू सुल्तान फ्रांस के थोड़ा नज़दीक जा रहे थे, इसलिए ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। कहाँ का जीत लिया? श्रीरंगपट्टनम का, राजधानी का ये दुर्ग जीत लिया गया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1799 में टीपू को वीरगति प्राप्त हो गई और अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, कभी नहीं स्वीकारा। वेलेजली के कहने पे उसने उनकी सहायक संधि के आधार पे अपने राज्य का उसमें विलय कभी नहीं होने दिया। वह वीरगति को प्राप्त हो गया, अर्थात वह चला गया इस दुनिया को छोड़कर। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। इसी उक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहाँ पे कितने युद्ध हुए? 4 हुए थे। पहला युद्ध देखते हैं कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में। इस पे संधि कहाँ हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास की। दूसरा युद्ध हमने पढ़ा, दूसरा कहाँ हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुई थी। अब 1780 से 84 के बीच में संधि कहाँ हुई थी? मंगलौर पे। कहाँ हुई थी? मंगलौर पे। तीसरा हमने पढ़ा कहाँ पे हुई थी? 1790 से लेकर के 1792 तक। 90 से 92। इसकी संधि कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम। अगली चौथी बार कोई संधि की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। 1799 में और वीरगति को प्राप्त हो गए वहाँ के सुल्तान टीपू सुल्तान। अब हम लोग ये पढ़े हैं मैसूर के से युद्ध अंग्रेजों का। अब हम पढ़ेंगे मराठों के साथ कैसे संघर्ष रचा, मराठों के साथ कैसे कुचक्र रचा, किसने? अंग्रेजों ने। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था मतलब पतन की अवस्था की ओर बढ़ रहा था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चुकी थी। मुगलों के कमजोरी के साथ साथ मराठों का भी पतन हो रहा था। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, उन लोगों ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तार कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना या पुणे, आजकल पुणे कहलाता है, पर केंद्रित होने लगा तथा पेशवा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उसमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों में आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुए थे बेटा? 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। इस किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अफगान का अहमद शाह अब्दाली और यहाँ से मराठा लड़े थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठे बेचारे हार गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। बहुत महत्वपूर्ण है यह युद्ध, याद रखना चाहिए। बहुत नरसंहार हुआ था।
मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान पुणे पर केंद्रित होने लगा तथा प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों से आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनका चाचा रघुराम राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देख रेख में एक संरक्षण समिति परिषद का गठन किया गया। देखिए, जो पेशवा थे माधवराव, उनकी मृत्यु हो गई 1772 में। 1772 में मृत्यु हो गई तो इनके जो बच्चे थे छोटे छोटे थे, लेकिन इनके चाचा जी तब चाह रहे थे कि मुझे पेशवा बना दिया जाए। चाचा जी रघुनाथ राव वो पेशवा बनना चाहते थे, तो इनका जो बड़ा बेटा था, इनका बेटा नारायण राव को इसने मरवा दिया, अपने भाई के बेटे को। अब इस पे क्या हुआ कि भाई के बेटे को जब मरवा दिया तो उसका जो नवजात बच्चा शिशु था, छोटा बच्चा था, बहुत छोटा था, उसकी देख रेख के लिए उसे लोगों ने कहा कि उसी को अब बनाएंगे हम, और उसकी देख रेख के लिए एक नई समिति का गठन कर दिया गया, संरक्षण परिषद, जो कि नाना फडणवीस की देख रेख में थी। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। अब जो चाचा था माधवराव का, वो चला गया अंग्रेजों की शरण में। उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी, वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। अब मराठों को आपस में लड़ा दिया, एक तरफ अंग्रेज स्टेपनी की तरह अटैच हो गए। 1775 से 1782 के बीच में 7 वर्षों तक चला युद्ध नाना फडणवीस ने कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज को अधिक सफलता न मिल सकी। 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, 1775 से लेकर 1782 तक। अब देखिए 82 में सालबाई की संधि से इसको खत्म करना पड़ेगा। अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई, मराठों और अंग्रेजों के बीच। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया तथा सन 1800 ईस्वी तक में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था। जो वेलेजली 1798 में आया था भारत में और अपनी सहायक संधि से सारे राज्यों को एक कर रहा था, मिला रहा था अपने में, उसको मराठों ने इनकार कर दिया। किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों से शरण मांगी। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार कर लिया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एक अधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले और सिंधिया को यह अपमान सहना नहीं हुआ। उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1703 ईस्वी की घोषणा की। 1803 में, माफ करिएगा, 1803 में दूसरी बार युद्ध होता है। पहला युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 82 तक। 82 में सालबाई की संधि से वो समाप्त हुआ था। अब 1703 ईस्वी में फिर से युद्ध हो रहा है। अब उसमें से युद्ध कौन लड़ रहा है? सिंधिया और भोंसले। और मिला कौन था जाकर के वहाँ उनसे जाकर के मिला था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने फिर कहा अब जीत गए हैं, अब तुम संधि करो। संधियों को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को, सिंधिया को कहाँ पे? सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी और भोसले को अंग्रेजों के साथ देव गांव की संधि करनी पड़ी। देव गांव की संधि किसके साथ हुई थी? भोसले के साथ। अर्जन गांव की संधि किसके साथ हुई थी? सिंधिया के साथ। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्हें अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिमेंट रखना स्वीकार करना पड़ा, अर्थात सहायक संधि के अंतर्गत वो भी आ गए। इसके पश्चात कंपनी
ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध, अब इनको 1803 में मिला लिया। अब 1804 से 5 के बीच में जो मराठा गया था उनके पास होलकर, उसके साथ भी विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। होलकर अच्छा एक बच गए थे उनके खिलाफ। दोनों के बीच राजपुट घाट 1806 की संधि हो गई। 1806 में मतलब कि देखो 1782 में सालबाई की संधि हुई, फिर 1803 में दो संधियां हुई, एक अर्जनपुट की और एक दूसरी कौन सी संधि हुई थी, अर्जनपुट के देवगांव की संधि, देवगांव की भोसले के साथ, अर्जनपुट की सिंधिया के साथ, और होलकर की संधि फिर तीसरी संधि हुई 1806 राजपुट में। अब यद्यप मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिमेंट तथा नागपुर स्थित रेजिमेंट पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध साबित हुआ। वे चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ मराठा युद्ध, इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतया अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। 1818 में पेशवा पद समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। जो बाजीराव उस समय पेशवा थे, उनको 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन पे घर बैठा दिया गया, कानपुर के नज़दीक बिठूर पे। पूरे महाराष्ट्र से भाग कर दिया कि फिर से वापस से सेना न बनाने लगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी आया था और उसने एक नीति बनाई थी विलय की। जैसे वेलेजली ने सहायक संधि की नीति बनाई थी, वैसे ही डलहौजी ने एक नीति बनाई थी जिसे कहते हैं विलय की नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने एक नियम घोषित किया था कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते। जिन राजाओं का उत्तराधिकारी या उनका बच्चा नहीं है, भाई बच्चा होगा तो आगे चल के वो राजा बन जाएगा, तो वो किसी को गोद भी नहीं लेंगे। अगर किसी को पैदा हो रहा है बच्चा तो हो जाए, अन्यथा की दृष्टि में वो गोद नहीं ले सकता। गोद लेने के लिए उन्हें अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, कानपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर, झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां भी समाप्त कर दी गई। अभी देखिए 1818 में जो पेंशन देने की व्यवस्था अपनाई थी, उसे भी इसने बंद करने को कह दिया। अब तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उनके परिणामों का बारे में हम जानते हैं। अंग्रेजों का अवध के साथ, बनारस के साथ, रुहेलखंड तथा पिंडारी से कैसे युद्ध हुआ। देखिए 1856 ईस्वी में अवध में युद्ध हुआ। 1856 में कहाँ युद्ध हुआ? अवध के नवाब से। इसमें लॉर्ड डलहौजी उस समय अंग्रेजों की तरफ से था और नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। अब युद्ध और विलय के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाया। किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब संधि कौन सी की गई थी? फैजाबाद संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। 22.5 लाख रुपए अवध के नवाब को देना पड़ा। किसको? अंग्रेजों को। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। अब देखिए अवध के नवाब थे, इन्हें बंद कहाँ गया? कलकत्ता में। और जो मराठा के पेशवा थे उनको कहाँ गया? कानपुर में, अवध में किया कर दिया गया। इसलिए अपने जगह से दूर कर देते थे वो। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। 8 लाख पेंशन पेशवा को दी जा रही थी और इनको 12 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगी। देखिए अब रुहेलखंड का युद्ध
किसके किसके बीच में हुआ था? 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में। वैरन हेस्टिंग और रुहेलखंड के सरदार हाफिज रहमत खान के बीच में हुआ था। रुहेलखंड सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देना था। ठीक है, रुहेलखंड के रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया गया। फिर हाफिज रहमत खान उसमें मारे गए, युद्ध हुआ और रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना पड़ा। शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित हो गई। बनारस के जो राजा थे उनसे 1780 में युद्ध हुआ। वैरन हेस्टिंग और राजा चेत सिंह के बीच में हुआ। वैरन हेस्टिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और राजा चेत सिंह महाराजा थे। कहाँ के? बनारस के। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। चेत सिंह को कितने का जुर्माना हुआ? 50 लाख का। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। अभी तक 22.5 लाख रुपए था, अब 40 लाख रुपए कर दिया गया। पिंडरियों से युद्ध लूटमार करने वाले 1816 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारी के अमीर खान, करीम खान, वासिल मोहम्मद तथा चीतू के बीच हुआ। पिंडारियों के छापामारी युद्ध से परेशान होकर यह युद्ध हुआ और बहुत से पिंडारी मारे गए। आमिर खान ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर दी गई। टोंक मतलब राजस्थान में है अभी। और करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौंस की जागीर दे दी गई। गोरखपुर जिले में एक गौंस जगह है, उसकी जागीर मिल गई। अब देखिए अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा युद्ध से क्या मिलता है। लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा के बीच में युद्ध हुआ। नेपाल का 1814 से लेकर 1816 के बीच में। सन 1814 में युद्ध का कारण देखिए, गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बूट बल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। इसके फलस्वरूप 1814 से 1816 के बीच में नेपाल का प्रथम युद्ध हुआ लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा के बीच में। अंत में गोरखे पराजित हो गए और 1816 ईस्वी में सिंगौली की संधि हुई। 1816 में कहाँ की संधि हुई? सिंगौली की। अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्रों का मिलन करना मिल गया। अब गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना पड़ा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रहने लगा। अब उन पे भी वो लोग अपना कब्जा जमाने लगे धीरे धीरे। बर्मा का प्रथम युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 में। इसमें लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय था और बर्मा की सेना थी। बर्मा द्वारा अंग्रेजों के से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग की गई तो उस पर युद्ध हो गया। अंग्रेजों की विलय यंगून पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने जीत लिया और यंगून पर अपना अधिकार कर लिया। 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि हुई। यांडबू की संधि से यह युद्ध रुका। अंग्रेजों को अराकान तथा तना सरीम के प्रदेश प्राप्त हो गए और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौते हो गए, लेकिन फिर भी बर्मा के साथ द्वितीय युद्ध हुआ। बर्मा का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 तक पहला युद्ध हुआ था। 1852 में दूसरा युद्ध हुआ। अब लॉर्ड डलहौजी के साथ हुआ था, वो एम्स्टर्डम के साथ हुआ था। अब इसमें अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन यह बना था कारण, और बर्मा पराजित हुआ और मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। पूरे बर्मा के दक्षिणी भाग पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए अंग्रेजों का बर्मा हमने देख लिया, नेपाल से देख लिया। अब अंग्रेजों का अफगान और सिंध और सिखों के साथ युद्ध देखते हैं, इसके पहले हम लोग मैसूर और मराठा के साथ देख ही चुके हैं। अफगान का युद्ध देखते हैं। अफगान के साथ 1838 से लेकर 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के बीच में हुआ। अ से अफगान, अ से ऑकलैंड। ठीक है,
1838 से 1842 के बीच में हुआ था। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, अंग्रेजों को लगा हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए इन्होंने पहले अफगान जो बफर स्टेट के रूप में था उस समय उस पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों को भारी क्षति हुई, इसमें अंग्रेज खूब बढ़िया हारे हैं। शाह सूजा और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें शाह सूजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। अब सिंध के साथ युद्ध हुआ 1843 में। 1843 में लॉर्ड एलनबरो और सिंध के शासक के बीच में अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर यह संधि स्टार्ट हो गई। सिंध के अमीर पराजित हो गए और सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिंध प्रांत को अंग्रेजी प्रांत में मिला लिया गया सिंध युद्ध के बाद 1843 में। पहला सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 1846 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग और सिख के बीच में हुआ। सिख सेना ने हुआ क्यों? क्योंकि सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हो गई और पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेजों से जा मिले थे, इसलिए ये हार भी हुई। और इसमें क्या हुआ? लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में हुई। लाहौर की संधि 1846 में करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिख को 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। गुलाब सिंह को पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था उसे बेचकर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से लेकर के 49 तक हुआ। पहला हुआ था 1845 से 46 में, दूसरा 46 से 48 से 49 के बीच में लॉर्ड डलहौजी और सिखों के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार हो गया था, इसलिए सिखों ने युद्ध कर लिया। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई और अंग्रेजों का 1949 ईस्वी में पंजाब पर पूर्णतया अधिकार हो गया। दो सिख के साथ भी युद्ध हुए। कभी भी एक युद्ध में तो हुआ ही नहीं काम, अंग्रेजों ने कभी किसी को पराजित नहीं कर पाए। अब सिखों में पहला युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में, लेकिन दूसरा युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच में। लॉर्ड डलहौजी और सिखों के बीच में दूसरा हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के साथ पहला हुआ था, उसमें लाहौर की संधि हुई थी। दूसरे में तो पूरा पंजाब को मिला लिया इन लोगों ने। अब अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे? भारत में अंग्रेजों की सफलता के बहुत सारे कारण सहायक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई थी। बंगाल का एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था, वहां शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ मिला, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो उनकी आर्थिक स्थिति, इसके लिए उनका उत्तरदायित्व। देखिए जहाजी बेड़ा कैसे वो नदियों से लेकर जाया करते थे। अब ये वेलेस्ली हैं जो सहायक संधि वाले हैं। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल तथा प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीकी पर भी आधारित थे। पहला तो देखिए वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। दूसरा, उनके पास लड़ाई करने के लिए हथियार अच्छे थे। तीसरा, उनके पास लड़ाई करने के लिए जो योद्धा या सेनापति या कुशल सैनिक थे वो सैनिक कुशल थे, डिसिप्लिन्ड थे, हमेशा मॉक ड्रिल करते थे। लड़ाई हमेशा युद्ध के दौरान के अलावा भी, शांति के समय भी वो प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए जब एग्जाम हो तभी हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एग्जाम के पहले से भी पढ़ाई करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें टेस्ट हमेशा देते रहना चाहिए। हर सैटरडे का टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि मॉक टेस्ट है, आपका एक तरीके से वो बैलेंस बना रहे, आपको लड़ने की, टेस्ट देने की हैबिट बनी रहे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, नहीं तो कोई अंग्रेज आएगा आप पे सत्ता करके फिर चला जाएगा शासन। लेकिन भारतीयों के पास इतना इसका अभाव था जहाजी बेड़े का। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद और सैनिकों का भी कभी अभाव नहीं रहता था। अब देखिए ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी है, सन 1862 की। 1861 में ये क्राउन पे चला गया था ना, 58 पे, 1857 की क्रांति के बाद से। अभी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। 1858 पे चला गया था जो। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते थे, जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, फूट डालो राज करो की कूटनीति अपनाई उन्होंने। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में लड़ते थे, इस कारण भी उन्होंने हम पे शासन किया।
देखिए, दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष पे आने वाले शासक के विरुद्ध भी हो जाया करते थे। अब इसमें शब्दावली देखिए दो। पिंडारी का अर्थ होता है यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे पिंडारी में। अब रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट सहायक संधि द्वारा स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाले ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का एक दल होता था, उसे रेजिडेंट कहते थे। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके रिवीजन के साथ साथ हम लोग अगले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बाकी सारा चैप्टर भी एक साथ रिवाइज कर लीजिए बाकी वीडियोस में भी, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।